व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स की, जो कि आपके प्रोफेशनल एग्जाम से बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट नोट दोनों आते हैं। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन पहले तो समझना पड़ेगा कि क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, वाई, व्हाट इज इट्स यूटिलिटी, इसकी यूटिलिटी क्या है पढ़ने की। क्योंकि देखो, पहली बात तो ये माइक्रोबायोलॉजी आई नो कि बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, कीड़े मकोड़ों के पढ़ने के बारे में, स्टरलाइजेशन फर्टिलाइजेशन पढ़ने के बारे में हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, ये सोच गलत है। हमें पहली बात जो हमें अपने दिमाग में डालनी है कि हमें एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, हम उसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये यूटिलिटी बना के चलो कि हमें एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। दूसरी चीज़ कि आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी है वो आपकी सर्जरी को स्ट्रॉन्ग करेगी। और ये स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट्स जो है कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स का जो है आपका टॉपिक, ये आपकी सर्जरी में, आपके मेडिसिन डिपार्टमेंट में हाउ टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कभी भी किसी गवर्नमेंट सेटअप हॉस्पिटल में काम करोगे तो आपके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे अपन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स की, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एक मैं बेसिक आउटलुक दूंगा आपको, फिर उसके बाद अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स की पहले बात करेंगे तो स्टरलाइजेशन में पहले तो 3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक हीट आ जाएगा, ठीक, एक केमिकल मेथड आएगा, एक फिल्ट्रेशन मेथड आएगा, एक रेडिएशन आ जाएगा। ठीक, तो स्टरलाइजेशन में पहले तो हीट में हम लोग क्या क्या देखते हैं। हीट में 2 तरीके के आते हैं, एक ड्राई हीट हो जाएगा, एक मॉइस्ट हीट हो जाएगा। ठीक है, स्टरलाइजेशन में क्या होगा, एक हीट में क्या होगा, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ठीक, सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। केमिकल मेथड्स में क्या आएंगे, केमिकल मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स आएंगे। ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर मेथड के मैं नाम ले लूँ तो इथाइलिन ऑक्साइड एक पर्टिकुलर मेथड है स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट्स का। इसका भी क्या यूटिलिटी है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा केमिकल मेथड में डिटेल में। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या आएंगे, फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड में 3 तरह के मेथड होते हैं, एक मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, एक सीड्स फिल्टर होता है, एक हेपा होता है। ठीक है, हेपा की भी मैं यूटिलिटी बताऊंगा, इन सब की यूटिलिटी मैं बताऊंगा। एक बेसिक आउटलुक दे रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है। स्टरलाइजेशन में और क्या आता है, रेडिएशन आ सकते हैं। इसमें भी कौन कौन से, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग एक रेडिएशन हो सकता है, एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या सीखा, स्टरलाइजेशन 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक हीट हो सकता है, एक मेम्ब्रेन फिल्टर हो सकता है, एक केमिकल मेथड हो सकता है, एक रेडिएशन हो सकता है। हीट में क्या कहेंगे, ड्राई हीट हो गया, मॉइस्ट हीट हो गया। अब एक केमिकल मेथड में क्या आएंगे कि बेसिकली एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक ही एग्जांपल इथाइलिन ऑक्साइड। तो कि आप देखोगे क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर में कौन कौन सा, सीड्स फिल्टर आएगा, हेपा आ जाएगा और मेम्ब्रेन फिल्टर आएगा, जो कि फिल्ट्रेशन मेथड्स में आएगा। रेडिएशन में आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। मेरे मुंह से बार बार मेम्ब्रेन फिल्टर निकल रहा होगा क्योंकि मेम्ब्रेन फिल्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन द फिल्ट्रेशन मेथड, लेकिन आपको क्या लिखना है यहाँ पे, फिल्ट्रेशन मेथड लिखना है। तो स्टरलाइजेशन की कितने हो गए, 1 2 3 4। अगर स्टरलाइजेशन क्वेश्चन आए, ठीक है, तो डेफिनेशन लिख के आपको ये फ्लो चार्ट बता देना है। ठीक है ना, तो मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है ना, तो मेथड क्या क्या होंगे, इसके मेथड क्या होते हैं, ये तो इसकी एग्जांपल्स हो गए कि ये कितने तरह के होते हैं, इसके मेथड क्या है। ठीक है, तो मेथड की समझिए, द वेरियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन आर, फिजिकल मेथड एक हो सकता है, एक केमिकल मेथड हो सकता है। ये इसको क्लासिफाई करने का बस तरीका एक है। ठीक है ना, फिजिकल मेथड से हो सकता है, केमिकल मेथड से हो सकता है। फिजिकल मेथड में क्या क्या आएंगे, थर्मल हीट, मतलब हीट मेथड वही जो मैंने आपको डिस्कस किया था, जो कि ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। रेडिएशन मेथड, आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। फिल्ट्रेशन मेथड कौन सा, आपका फिल्ट्रेशन मेथड, मेम्ब्रेन फिल्टर, सीड्स फिल्टर, हेपा फिल्टर। ठीक है, और केमिकल मेथड में आपको बताया था इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि एक गैसियस मेथड होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप क्लासिफाई करेंगे स्टरलाइजेशन को। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, द डिफरेंसेस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूँ होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसकी मैं बात करूँ कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की। तो पहले तो मैं देखता हूँ कि स्टरलाइजेशन होता क्या है बेसिकली, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन बेसिकली क्या अंतर होता है। तो स्टरलाइजेशन इज कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वो क्या होता है कि इसमें पूरी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमें सफाया करना है। इसमें क्या करना है, हमें पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सफाया करना है। लेकिन डिसइंफेक्शन में क्या होता है, आप डिसइंफेक्शन मतलब सब क्या समझते हो कि हमें कहीं डिसइंफेक्शन करना है या इन्फेक्शन हो गया उसको डिसइंफेक्शन करना है। तो उसमें क्या करते हैं, हमारा बेसिक यूटिलिटी क्या है, उसका बेसिक यूटिलिटी ये है कि इसको रिड्यूस करना है, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर खत्म नहीं करना है, हमें रिड्यूस करना है डिसइंफेक्शन के थ्रू। ठीक है ना, तो बेटर मेथड कौन सा होता है आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से, मैं मानता हूँ स्टरलाइजेशन की आप खत्म ही कर दो। ठीक है, डिसइंफेक्शन आपको वहाँ यूटिलिटी पड़ेगी जहाँ पे आपका जैसे बैक्टीरियल लोड बहुत हाई है और आपको तुरंत करना है काम, तो वहाँ पे डिसइंफेक्शन की यूटिलिटी आपकी बन जाती है। तो स्टरलाइजेशन की मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ कि दीज मेथड्स आर वेल डिफाइंड एंड नीड टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली टू रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली। ठीक, स्टरलाइजेशन के जो मेथड्स हैं, ठीक है, स्टरलाइजेशन के मेथड्स हैं, आपको अगर सेप्टिक या एसेप्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एसेप्टिक इन्वायरमेंट में समझते हो, लगी स्टरलाइज्ड इन्वायरमेंट। आप कभी भी आईवी कैन्युला डालते हो तो आपके लिए जो स्टराइल इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट स्टराइल इन्वायरमेंट,
एंड हाउ इट इज़ अचीव्ड, इट इज़ थ्रू स्टरलाइजेशन। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है। तो ये जो स्टेराइल इन्वायरमेंट बनाने के लिए जो मेथड्स होते हैं वो वेरी वेल डिफाइंड है। इनका मतलब कि प्रोसीजर एक वेल डिफाइंड है और इनके प्रोसीजर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वेल डिफाइंड मेथड्स हैं और फॉलो टू बी स्ट्रिक्टली, और रिमूव द मतलब कि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए इनका मेथड वेल डिफाइंड है और इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वेयर एज इन डिसइंफेक्शन इनके पास कोई भी ऐसा कोई स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल नहीं है। हम लोग जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से, कभी कभी अपनी मर्जी से हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं, लेकिन स्टरलाइजेशन के लिए वेल डिफाइंड मेथड्स और उसका प्रोसीजर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, ठीक। तो स्टरलाइजेशन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट किल्स नॉट ओनली द बैक्टीरिया बट ऑल्सो देयर स्पोर्स। स्टरलाइजेशन क्या करता है, बैक्टीरिया को तो मारता ही मारता है, लेकिन उसके स्पोर्स को भी मार देता है। ठीक है ना, इसको स्पोर्स को भी मारेगा, बैक्टीरिया तो मारेगा ही मारेगा भाई, लेकिन जो उसका स्पोर्स है उसको भी मारेगा। और डिसइंफेक्शन में क्या है, ये बैक्टीरियल स्पोर्स को नहीं मारता है, इसको बैक्टीरियल स्पोर्स से कोई रिलेशन लेना देना नहीं है, ये अपना बैक्टीरिया का लोड कम करेगा। ठीक है ना। अब स्टरलाइजेशन की मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, स्टेराइल ऑब्जेक्ट हैज़ नो वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। ठीक है ना, अब जो है स्टेराइल ऑब्जेक्ट में कोई भी वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, एक भी वायबल आपको जिंदा ऑर्गेनिज्म। वायबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को वायबल कब कहते हो, जब वो जिंदा होता है। ठीक है ना, तो स्टरलाइजेशन में कोई भी वायबल ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, लेकिन डिसइंफेक्टेड ऑब्जेक्ट में हो सकता है। लेकिन उसका क्या होगा, लोड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पहला पॉइंट हमारा इट रिड्यूसेस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वही यहाँ पे डिसइंफेक्टेड ऑब्जेक्ट हैज लेसर लोड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। अब स्टरलाइजेशन की नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, स्टरलाइजेशन इज यूज्ड इन, कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, मैंने बेसिकली बताया था तो सर्जिकल ऑपरेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, लैब वेयर स्टरलाइल कंडीशंस आर वेरी नेसेसरी। तो माइक्रोबायोलॉजी के लैब्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का असेसमेंट करना होता है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए स्टरलाइजेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है सर्जिकल ऑपरेशंस में। अगर सर्जिकल ऑपरेशन आपने स्टरलाइल इन्वायरमेंट नहीं मेंटेन किया तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर सर्जरी उठा रहे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलो आपकी सर्जरी या मेडिसिन में अगर आपको कोई भी प्रोसीजर करना है तो आपको स्टरलाइल इन्वायरमेंट मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट फालतू नहीं होता, कोई भी कॉन्सेप्ट फालतू नहीं होता, ये बात याद रखना हमेशा। ठीक है ना, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक को छोटा समझ के मत पढ़ना। ठीक, डिसइंफेक्शन का लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कहाँ यूज़ होता है। तो डिसइंफेक्शन कॉमनली क्या होता है, डेली लाइफ में यूज़ होता है। हम लोग फिनॉल लेके अपने जो घर में झाड़ू पोछा करते हैं उसके, ठीक है ना, जो फिनाइल डालते हैं, ठीक है, ये सब का क्या होता है कि डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, डिसइंफेक्शन के लिए जो हम लोग अपने हाथों का, आजकल कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में जो हम लोग अपना सैनिटाइजर लेके चलते, तो ये बेसिकली डिसइंफेक्शन है, ये स्टेरिलिटी नहीं है, स्टरलाइजेशन नहीं है। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसके डेफिनेशंस की, जो कि आपको सबसे पहले लिखना है। डेफिनेशन डिसइंफेक्शन वर्सेस स्टरलाइजेशन। ठीक है ना, तो बेसिकली इतने डिफरेंसेस बताने के बाद आप लोग तो अब डिफाइन कर लोगे, तो इसका बेसिकली हम लोग देखते हैं, देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन disinfection and sterilization. Sterilization is destruction of all forms of microbial life by heat, chemical, sterilant और गैस। समझ में आती, ये मैंने आपको बता ही चुका है। ठीक है, आपको कुछ नहीं समझना है इसमें। एक चीज़ देख लो कि स्टरलाइजेशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल सेल फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स डिस्ट्रक्शन है। पहली बात तो ये डिस्ट्रक्शन है ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। माइक्रोबियल लाइफ कोई भी जो कोई इंसान को नहीं खा रहा है, माइक्रोबियल लाइफ को खा रहा है। ठीक है ना, तो कुछ लोग मत कह देना जाके कि लाइफ को खा रहा है, तो वहाँ पे प्रोफेसर बैठा हंसने लगेगा, कहेगा मेरे को खा जाएगा। ठीक है, तो ये काम मत करना कि स्टरलाइजेशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ all forms of microbial life. Microbial life is very important. ठीक है ना, it is the destruction of all forms of microbial life by heat, chemical, sterilant और gas. ठीक, ये बात आपको समझ में आती है, मैं मान लेता हूँ कि आपको याद हो गई होगी। अब डिसइंफेक्शन की मैं बात करूँ, डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है दैट एलिमिनेट्स मैनी डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट विद एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स। डिसइंफेक्शन इज अ प्रोसेस विच एलिमिनेट्स, ये क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, विच एलिमिनेट्स मैनी डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी। ठीक है ना, आप समझोगे क्या क्या हो सकता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, क्या है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, आपका घर का खिड़की, दीवार, ठीक है, आपके घर की घड़ी, ये एक पर्टिकुलर घड़ी, ये भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, या कि आपके पेन जो है, ये पेन जो यूज़ कर रहा है, ये भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी। वहाँ से अगर हम किसी भी डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, डिसइंफेक्शन। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्टरलाइजेशन बैक्टीरियल स्पोर्स का भी एलिमिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरियल स्पोर्स विद एन एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स।
मैं समझता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन याद हो गई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका बेसिक मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक मान के चलो कि आपका बेसिक तैयार करेगा स्टरलाइजेशन के लिए। अगर आप स्टरलाइजेशन कभी भी आगे पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेगी, ठीक है। तो मैं बात करूँगा माइक्रोब्स की, कि अब कितने तरह के माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी जान लो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि स्टरलाइजेशन को मैंने ग्रीन पेन से यहाँ डिनोट किया, डिसइंफेक्शन को आपने कहा किस पेन से डिनोट किया है, पर्पल पेन से, ठीक है ना। तो माइक्रोब्स क्या क्या हो सकते हैं, कमेंसल्स हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं, स्पोर्स हो सकते हैं। समझ में आती है, इतनी बात तो समझ में आती होगी। तो स्टरलाइजेशन क्या है, स्टरलाइजेशन चारों खा जाएगा, कमेंसल्स को भी खा जाएगा, पैथोजेंस को भी खा जाएगा, बैक्टीरियल फंगल सबको खा जाएगा। उसको 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 डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। उसको क्या है कि भाई मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके निकल जाऊँगा, मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा। अगर आप किसी को मारने जा रहा हो, कबीर सिंह आपका मूवी देख लिया, आपको मन किया आज कि हाँ भैया किसी को आज ठोकना है मेरे को, तो आप देखोगे नहीं कि सामने बंदा कौन खड़ा है, ठीक है ना। तो ये स्टरलाइजेशन में आ जाएगा। डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि क्या होता है, कमेंसल्स को ट्रांजिएंट मारता है, ठीक है ना। ट्रांजिएंट ठीक है, मार देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैथोजेंस पे कंप्लीट कहें हटाओ साले को, बैक्टीरियल में छोड़ दो यार, फंगल में ठीक है खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे एक चीज़ याद करना है कि कमेंसल्स, पैथोजेंस, बैक्टीरियल, फंगल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आपको बेसिकली ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव बैक्टीरिया जो है रेप्लिकेटिव फॉर्म में होता है और नो न्यूट्रिशन मिलेगा तो क्या होगा, स्पोर्स में डेवलप होगा। अगर कोई भी वेजिटेटिव बैक्टीरिया है अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो बेसिक सी माइक्रोबायोलॉजी की आपकी अपनी कॉन्सेप्ट है कि उसको आपने अपनी 11-12 में तो पढ़ाई होगा यार इतना, तभी तो नीट निकाल के तुम किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाए, गवर्नमेंट जाए प्राइवेट, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने इतना पढ़ा है कि कोई भी अगर बैक्टीरिया को, भैया हम लोग कोई भी वेजिटेटिव बैक्टीरिया को हम लोग न्यूट्रिशन ना दे तो क्या होगा, वो स्पोर्स बन जाएगा। और क्या होगा वहाँ पे, डोरमेंट होगा या नो रिप्लिकेटिव स्टेज होगा, ठीक है ना। तो स्पोर्स क्या होते हैं, डोरमेंट भी हो सकते हैं और उनके पास रिप्लिकेटिव स्टेज नहीं होती, ठीक है ना। और एक चीज़ ये जान लो कि 100 बैक्टीरियल एजेंट क्या होता है, कॉलोनाइजेशन करेंगे टिश्यू में तो रेप्लिकेशन बाइनरी फिशन के थ्रू करेंगे, वायरल फैक्टर प्रोड्यूस होता है, टारगेट होस्ट सेल होते हैं, लाइसिस होता है, डैमेज होता है, सेप्सिस होता है, ठीक है। रैप नहीं सुना रहा था, फिर से सुन लो, ठीक है। क्या है रैपिंग मैं करने लगा था, ठीक है, सुन लो। खैर जोक सपाट, 100 बैक्टीरियल एजेंट होते हैं, कॉलोनाइजेशन होगा उसका। अगर कॉलोनाइजेशन कहाँ होता है, बेसिकली कहाँ होता है, टिश्यूज़ में होता है, ठीक है। कोई भी कॉलोनाइजेशन कहाँ होता है, टिश्यूज़ में होता है। अब वो रेप्लिकेशन करेगा बाइनरी फिशन के थ्रू। रेप्लिकेशन कैसे होता है, बाइनरी फिशन के थ्रू होता है यार, ठीक है ना, सीधी सी बात है। बैक्टीरिया भैया बाइनरी फिशन करेगा ही, ठीक है। वायरन फैक्टर होता है, उसमें रेप्लिकेशन करेगा, वायरन फैक्टर आएंगे, टारगेट होस्ट सेल बनेगा, इसका लाइसिस होगा बाय एसेप्टिक प्रोसेस और सेप्सिस हो जाएगा, ठीक है। लाइसिस होने के बाद, ठीक। तो ये चीज़ मेरे को लगता है आपको समझ में आती होगी, ठीक है ना। रेप्लिकेशन हो जाता है यहाँ पे, बेसिकली रेप्लिकेशन होकर वायरन फैक्टर बनाएगा, टारगेट होस्ट सेल बनाएगा, फिर अगर लाइसिस कर देगा उसका टूटना हो जाएगा और क्या करेगा, सेप्सिस करा देगा। तो भैया हम लोग आगे देखते हैं भैया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं स्टरलाइजेशन में। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ कि केमिकल होता है, फिजिकल होता है। फिजिकल में 3 तरह के आगे, टेम्परेचर, ड्यूरेशन, प्रेशर में इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। टेम्परेचर, ड्यूरेशन कितना होता है, कितना टेम्परेचर। फिजिकल प्रोसेस में हमेशा याद रखना कि 3 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है स्टरलाइजेशन में, ठीक है ना। एक टेम्परेचर का, एक ड्यूरेशन का, एक प्रेशर का। अब जब ऑटोक्लेव पढ़ोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे 121 डिग्री सेल्सियस 15 PSI और 15 मिनट तक का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी स्टरलाइजेशन के लिए, क्योंकि वेल डिफाइंड वे में आपको डिफरेंस में बताया था कि वहाँ पे वेल डिफाइंड प्रोसीजर होता है और हमें उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। लेकिन डिसइंफेक्शन में हम लोग कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं, हम लोग अपने तरीके से कर सकते हैं, झाड़ू पोछा मारते हैं हम लोग, कोई इसको वेल डिफाइंड प्रोसीजर नहीं कहते अपनी, मतलब कि बाई से कहते हैं। उनको थोड़ी ना हम लोग समझाते कि भाई यहाँ पे मारना है, यहाँ नहीं मारना, तो वो कहेगी मैं काम छोड़ रही हूँ भैया, ठीक है। तो ये काम नहीं करना, ठीक है। कि उसमें डिसइंफेक्शन में कोई वेल डिफाइंड प्रोसीजर नहीं होता, स्टरलाइजेशन में वेल डिफाइंड प्रोसीजर होता है, जो कि जो टेम्परेचर जिसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रेशर और टाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्यूरेशन, ठीक है। एंटीसेप्टिक स्किल्स पे काम करते हैं, लिविंग टिश्यू पे, और ड्यूरेशन मैटर करता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं मैटर करता, ठीक है ना। ड्यूरेशन ज़्यादा मैटर करता है, कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज़ का मैटर नहीं करता, लेकिन जो ड्यूरेशन है उसका ड्यूरेशन एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, बेसिकली केमिकल प्रोसेस होता है, उनका कोई वेल डिफाइंड प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, केमिकल स्टरलाइजेशन थोड़ा सा मैं बात करके यहाँ पर मैं रोक दूंगा, नेक्स्ट टॉपिक में टिंडलाइजेशन से शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर डिसइंफेक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टरलाइजेशन, ठीक है। अगर कोई भी प्रोलॉन्ग एक्सपोजर दे दिया मैंने डिसइंफेक्टेंट का, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट मैंने कह दिया कि चलो भैया आज हम लोग गजब पोछा मारेंगे, मतलब कि 10-15 बार एक ही जगह साफ करेंगे, तो भाई 15 किसी को भी इतना मुक्का मारोगे कि वो गिर ही जाएगा, ठीक है। भले ही तुम एक मोटा आदमी है, तुमने एक मुक्का मारा, उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम उसी जगह 15-20 मुक्का मार दोगे तो वो भी यार एक बार के लिए कहेगा यार बस हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट कि अगर मैंने डिसइंफेक्शन को प्रोलॉन्ग एक्सपोजर दे दिया तो वो भी
स्टरलाइजेशन का काम कर सकता है, कन्वर्टेड इनटू स्टरलाइजेशन। अब केमिकल स्टरलाइजेशन में आपसे बात करूंगा तो इसका एक बेसिक फ्लो चार्ट है, ठीक है, इसका बेसिक फ्लो चार्ट है, कैसे इसको याद करोगे, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके एग्जाम में कहा गया यार मैं दिमाग खराब हो चुका है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मैं हूँ खड़ा हूँ साथ में आपके एक मेमोनिक के साथ, क्या है EFGH, बहुत ही क्लासिकल मेमोनिक जो कि मैंने खुद बनाया है, किसी बुक में नहीं दिया होगा, ठीक है। तो क्लैप्स फॉर मी, ठीक है, जोक्स अपार्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या है केमिकल स्टरलाइजेशन की। EFGH की मैं बात करूँ तो इथाइलिन ऑक्साइड जो है ई से होता है, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है ना, इथाइलिन ऑक्साइड ई से होता है। तो बेसिकली मैं इसका यूज़ बाद में बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेलिन जो एनाटॉमिकल सॉल्यूशंस पे यूज़ करते हैं, और गैस होती है फॉर्मेल्डिहाइड जो कि OTM में अपने यूज़ करते हैं। ग्लूटारेल्डिहाइड जो होता है ब्रोंकोस्कोप सिस्टोस्कोप में यूज़ करते हैं। जी से ग्लूटारेल्डिहाइड हो गया ब्रोंकोस्कोप सिस्टोस्कोप की सफाई के लिए। H से तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। तो ये कहाँ यूज़ करेंगे अपन, स्टेथोस्कोप थर्मामीटर्स के लिए, ठीक है ना। आई से भी होता है लेकिन उसका ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है ना। तो H से हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ठीक। तो E से इथाइलिन ऑक्साइड, F से फॉर्मेल्डिहाइड, G से ग्लूटारेल्डिहाइड, H से हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर से मैं बोल देता हूँ, E से इथाइलिन ऑक्साइड, F से फॉर्मेल्डिहाइड, उसमें एक फॉर्मेलिन होता है जो कि एनाटॉमिकल सॉल्यूशन, एक गैस होती है जो कि OT में यूज़ होती है, ठीक है। G से क्या होता है ग्लूटारेल्डिहाइड, कहाँ यूज़ होता है, सिस्टोस्कोप ब्रोंकोस्कोप में। H से हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ठीक है ना। अब स्टरलाइजेशन मेथड में 3 तरह की और बात करते हैं। हीट बेस्ड आपको मैंने बताया ही था, फिल्ट्रेशन आपको बताया ही था, रेडिएशन आपको बताया था। हीट बेस्ड में भी मैं आपको उसको थोड़ा सा लंबा क्लासिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है ना। तो अंतिम में आपको मैं पूरा एक कॉन्सेप्ट मैप बना के दे दूंगा कि आपको याद हो जाएगा ताकि, ठीक है ना। तो अभी समझ लो कि हीट बेस्ड में ड्राई हीट में कौन सा आता है, ड्राई हीट में क्या आएगा, सोचो एक बार, हॉट एयर ओवन आएगा, ठीक है ना। कोई भी ओवन है, आपने ओवन, माइक्रोवेव ओवन मत कर देना भैया, माइक्रोवेव ओवन और हॉट एयर ओवन में बहुत अंतर है। कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि एग्जाम में माइक्रोवेव ओवन करके आ जाएंगे, तो एग्जामिनर भी उनको अंडा देके उसी में माइक्रोवेव ओवन में अंडा देके पका देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जोक्स भी मेरे खराब हो रहा है, गलत बात, ठीक है। मॉइस्ट हीट की मैं बात करूँ कि 100+ डिग्री सेल्सियस पे देखो तुम्हारा ऑटोक्लेव होगा, वेल डिफाइंड प्रोसीजर से ऑलरेडी स्टरलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ देख रहे हो क्या देख रहे हो, यहाँ पे टेम्परेचर कितना बड़ा महत्व है कि 100 से ऊपर हुआ तो ऑटोक्लेव, 100 पे हुआ और टिंडलाइजेशन, 100 से नीचे हुआ तो पास्चुरेशन और इंस्पिरेशन, ठीक है ना। तो इन सब की बात मैं एक एक करके हर एक अलग वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए ये चीज़ समझ जाओ कि 100 से ऊपर ऑटोक्लेव, 100 पे टिंडलाइजेशन, 100 से नीचे कौन कौन से, पास्चराइजेशन एंड इंस्पिरेशन। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए केमिकल स्टरलाइजेशन जो स्टरलाइजेशन मेथड में। और फिल्ट्रेशन में कौन कौन से मैं बताए थे, मेम्ब्रेन फिल्टर, हीट्स और हेपा, और रेडिएशन में ऑनाइजिंग एंड रायनाइजिंग। याद हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय।